हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास की अगर हम बात करें तो आज हम सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्यारे साथियों कल की क्लास में पार्ट ए यानी कि फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने कवर किया। उस पार्ट में प्यारे साथियों हम लोगों ने बहुत कुछ सीखने का कोशिश किया, प्रयास भी किया और सीखा भी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। उस सेशन को आप लोग बहुत प्यार दुलार दिए हैं, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। हम लोगों ने उस सेशन में ना हर एक शब्द को, हर एक पॉइंट को प्यार साथियों अच्छे से डिस्कशन किए हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी समस्या ना हो, क्योंकि यह एनसीईआरटी है प्यार साथियों जीरो टू हीरो लेवल। हर एक शब्द को समझना आपके लिए ठीक है, हमारे लिए समझाना ठीक है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं मेरे प्यार साथियों। अगर आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्टूडेंट ने वह क्लास को नहीं देखे होंगे तो प्लीज घबराने की कोई बात नहीं है। प्लेलिस्ट बना हुआ स्पेशल उद्गम एनसीईआरटी फाउंडेशन में प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे प्यार साथियों पार्ट बाय पार्ट आपको क्लास मिल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट का क्लास अपलोड कर दिया गया है, आप वहां देख लेंगे। आइए आज सेकंड क्लास की ओर बात करते हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखा तो प्लीज फर्स्ट क्लास को दिखना ना भूलेंगे, क्योंकि आप उसी क्लास से, यह क्लास से रिलेटेड है, क्योंकि अभी फर्स्ट चैप्टर का ही क्लास चलने वाला है, क्योंकि अभी फर्स्ट चैप्टर क्लास खत्म नहीं हुआ। ठीक है, आइए मेरी प्यार साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो कल क्लास किए होंगे, मैं उनसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। पहला सवाल आप लोगों से बताइएगा कि सर्वप्रथम कृषि का आरंभ किस वर्ष हुआ था और किस क्षेत्र में हुआ था। आप लोग ये भी बताइएगा कि गंगा व इसकी सहायक नदियां के किनारे दक्षिणतम प्राचीनतम प्राचीनतम यानी कि प्राचीनतम समय में उस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। यानी कि प्यार साथियों गंगा व उसकी 16 नदी जो सहायक नदियां, उसके आसपास के नगरों का जो विकास हुआ था किस वर्ष में हुआ था और उसके क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, कमेंट करके बताइएगा। आइए आज हम बात करने वाले मेरे प्यार साथियों, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे महाद्वीप और उप महाद्वीप। मेरे प्यार साथियों महाद्वीप कहने का मतलब हुआ कि एक बड़ा स्थल, एक बड़ा सा जगह जो बहुत बड़ा हो और उसमें छोटा छोटा जो स्थिति होती है देखो सीधा सी बात है, महाद्वीप उप महाद्वीप। हमारे गांव के प्रधान जो मुखिया होते हैं वह पूरे पंचायत के मुखिया होते हैं, और मुखिया से एक लेवल थोड़ा सा नीचे होता है उप मुखिया। तो काम दोनों का वही होता है। मुखिया भी काम प्यार साथियों मुखिया के थ्रू ही तो उप मुखिया काम करता है ना। तो एक हुआ मुखिया जो कि बड़ा लेवल का मुखिया है, उसके अंडर हो गया उप मुखिया, उसके अंडर हो गया नीचे में सरपंच। तो प्यार साथियों उसी प्रकार से अगर महाद्वीप की बात करें तो एक बड़ा भूभाग, एक बड़ा सा स्थल को उप महाद्वीप कहते हैं, और उसके अंदर जो छोटे छोटे भाग होते हैं उसे उप महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम उप महाद्वीप की चर्चा करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के अंदर बने रहेंगे, हर एक शब्द को आप लोग समझिएगा, मेरा वादा है। बस मैंने पहली क्लास में भी कहा था कि आप लोग में अगर एनसीईआरटी को समझने का क्षमता है तो प्लीज आप हमें सुनने का कोशिश करें। बस आप सिर्फ हमें सुनिए और क्लास का आनंद लीजिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आइए बात करते हैं। आज थोड़ी तबीयत ठीक ठाक नहीं लग रही है, सर में थोड़ा सा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैं अभी दवा खाकर आपकी क्लास को मैं लेने के लिए आया हूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम बात करें तो लोगों ने, प्यारे साथियों लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। मेरे प्यारे साथियों हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से, नॉर्थ टू साउथ यात्रा किए हैं, ईस्ट टू वेस्ट यात्रा किए हैं, वेस्ट टू ईस्ट यात्रा किए हैं, साउथ टू नॉर्थ यात्रा किए हैं। तो लोगों ने प्यारे साथियों, लेकिन इस यात्रा में जानते हो कितनी कठिनाई आती होगी। हमारे उपमहाद्वीप की अगर बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप की, तो प्यारे साथियों इस उपमहाद्वीप में पर्वतें, पठार, नदियां, झीलें, इतनी रुकावटें हैं, इतनी समस्याएं, फिर भी लोगों ने यात्रा की है। किस लिए यात्रा करते थे, क्यों यात्रा करते थे, आइए जानते हैं। मैं हर एक उस पॉइंट को लिखने की कोशिश करूंगा जो आपको समझ में आए। ठीक है, आप चाहेंगे तो नोट्स बना लेंगे, अन्यथा मैं प्यारे साथियों इस क्लास को कंप्लीट होने के पश्चात मैं इससे जितने भी इंपोर्टेंट नोट्स, पीडीएफ सॉल्यूशंस बनेंगे, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहां से उसे प्रिंटेबल निकाल सकते हैं। ओके, चलिए तो बात करते हैं प्यारे साथियों कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से, देखिए आपके सामने प्यारे साथियों यह एनसीईआरटी का बुक है, मैं इसकी
चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो लाइन वाइज लाइन में आपको समझाने का काम करूंगा, ठीक है। वो शर्तें हमारे पास डिजिटल बोर्ड ना है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, तो हर बात को आप लोग समझ जाइएगा, बस ध्यान से सुनिए। अंडरलाइन कर देने से हर किसी के दिमाग में नहीं रहता, बात जितना याद रहता ना उतना लाइन याद नहीं रहता। ओके, चलिए। तो प्यारे साथियों, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या किए, यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों, है ना, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। आप खुद बता सकते हैं प्यारे साथियों, अगर आपके रास्ते में आज यही कारण है कि जिस जिसने भी यात्रा में सफलता पाई है प्यारे साथियों, जिस जिसने भी अपनी समस्या से लड़ी है, वे सफल पा गए हैं, वे सफल हो गए हैं। अगर आपके रास्ते में कांटे, समस्याएं पैदा होती है, आप तुरंत छोड़ देते हैं, आप तुरंत बैठ जाते हैं कि नहीं, हमसे पार नहीं होगा, हमसे पार नहीं लगेगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपसे पार नहीं लगेगा तो किससे पार लगेगा? अरे जिसने भी कष्ट उठाया है इस जीवन में, जिसने भी हर समस्या को झेला है, उसी का तो सफलता हुआ है ना। तो इसलिए आप लोग मत घबराइए। एनसीईआरटी कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। तो जिस जिसने भी प्यार साथियों इतने बड़े जोखिम, हिमालय जैसे पर्वतों, पहाड़ों, चोटियों, झरने, समुद्र के लहरों से लड़ा है, वही आगे बढ़ा है। ओके, चलिए तो बात करते हैं मेरे प्यार साथियों। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। इतने बड़ी समस्याओं के कारण भी लोगों ने यात्रा की। आज तो इतनी सारी व्यवस्थाएं आरंभिक दौर में हो गई है, मॉडर्न युग में, कि आप पल भर में तुरंत यात्रा कर सकते हैं। कभी लोग काम की तलाश में, सुनिएगा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि यात्राएं क्यों करते थे, तो यात्रा करने का कारण था क्या था प्यारे साथियों? यात्रा करने का सबसे प्रमुख कारण था, तो कभी लोग काम की तलाश में, क्या कभी लोग काम की तलाश में यात्रा करते थे, कभी काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। मेरे प्यारे साथियों, आज के समय में देख पा रहे होंगे हिमाचल प्रदेश जैसी जगहों, असम जैसी जगहों, अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों में भूस्खलन की समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। ये क्या प्राकृतिक आपदाएं हैं? ऐसी आपदाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान लोगों के द्वारा यात्रा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? किया जाएगा ना, प्लान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो प्राकृतिक आपदाओं की समस्याओं के कारण भी लोग यात्रा किए ना, एक काम के लिए। आज हमारे बिहार में इतनी गरीबी है कि लोग बिहार से एक दूसरे स्टेट जाया करते हैं, तमिलनाडु, मद्रास, चेन्नई, क्यों जाते हैं? अपने काम की तलाश के लिए जाते हैं ना। तो लोग यात्रा इसलिए करते हैं, वे अपने काम के लिए यात्रा करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की समस्या के कारण यात्राएं करते हैं। फिर मैं बात करूं आपको प्यारे साथियों, तो कभी कभी सेना जो है, हमारा सेना है, देश की सेना, एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यात्रा करते हैं। आज वहां बमबारी हो गया, इस छोर से उस छोर तक जाने के लिए करते हैं यात्राएं, इस छोर से उस छोर तक जाने के लिए यात्राएं करते हैं। हमारा सेना द्वारा यात्रा किए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। तो इसलिए लोग यात्रा किया करते थे। फिर मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों कि इसके अतिरिक्त व्यापारी जो थे प्यारे साथियों, वे भी यात्राएं करते थे। व्यापारी जो होते थे, कभी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। व्यापारी जो थे प्यारे साथियों, व्यापारी का भी तो समय था ना। मैं कल आपको बताया कि आप अतीत के बारे में क्या जानते हैं, तो मैंने कल हर एक पॉइंट पे डिस्कशन किया। अतीत के बारे में आप क्या जानते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने कल क्या बताया था आपको। तो व्यापारी जो होते थे प्यारे साथियों, वह कभी कभी अपने काफिलों या जहाजों में मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, यात्रा करते थे, ठीक है। ओके, धार्मिक गुरु जो उस समय के जो गुरु होते थे, धार्मिक गुरु होते थे, लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। मेरे प्यारे साथियों,
पहले के धार्मिक गुरु जो हुआ करते थे मेरे प्यार से, तो लोगों को समझाने के लिए, लोगों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। धार्मिक गुरु क्यों जाया करते थे? आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है ना कि आखिर में व्यापारी लोग एक जगह से दूसरे जगह, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, एक गांव से दूसरे गांव क्यों जाया करते थे? आपके पास क्या उत्तर है? धार्मिक गुरु प्यारे साथियों, लोगों को शिक्षा के उद्देश्य से, लोगों को समझाने के उद्देश्य से, लोगों को ज्ञान देने के उद्देश्य से जाया करते थे। ये तो कह सकते हैं ना। उसी प्रकार व्यापारी किस लिए जाया करते थे? उसी प्रकार सेनाएं क्यों यात्रा करते थे? उसी प्रकार आम लोग क्यों यात्रा करते थे? यात्राएं क्यों किया करते थे? ठीक उसी प्रकार प्यारे साथियों, कुछ लोग प्यार से तो नए नए रोचक कहानियां, रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस यात्रा किया करते थे। कुछ लोगों को मन में अरे भाई आज चलो रामलाल आज घूमते हैं, वहां देखेंगे, कुछ नई जगहों को देखेंगे। कुछ लोग नए आविष्कार के लिए जाते थे, कुछ लोग खनन के लिए जाया करते थे कि आज हम लोग कुछ नए स्थान की ओर बढ़ते हैं, वहां कुछ एंटरटेनमेंट कर लेंगे, है ना। तो कुछ लोग नए नए रोचक स्थानों की खोज में निकल पड़ते थे। ओके, इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिला और अवसर मिला। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बता दूं, नॉर्थ से अगर आप साउथ जाते हैं तो आपके लैंग्वेज को, आपकी जानकारी को साउथ में जाना जाएगा कि आपके पास क्या गुण है, तो आपका गुण कुछ ना कुछ तो वहां छोड़ के आएगा ही आएगा। जो साउथ वाले नॉर्थ आएंगे तो नॉर्थ में उनका गुण कुछ ना कुछ रहेगा, ईस्ट वाले वेस्ट जाएंगे उनका गुण वहां रहेगा, और वेस्ट वाले ईस्ट आएंगे तो उनका गुण यहाँ रहेगा। तो एक दूसरे के ज्ञान को, एक दूसरे के मन की बात को, एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है। जब तक आप कंपटीशन नहीं करते एक दूसरे से, तब आपको कैसे पता चलता है कि अरे साला हमारा रूममेट बहुत बड़ा तेज है, बहुत कुछ जानता है। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे के बारे में जाना, आप एक दूसरे के बारे में सोचा समझा कि अच्छा इसके पास ये नॉलेज है, हमें ये कमियां है, उसके पास एक कमियां है, हमें एक फायदे हैं। तो एक दूसरे से मिलने के पश्चात, आवागमन के पश्चात ही तो एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। तो प्यारे साथियों, यात्राएं के दौरान एक दूसरे से मिलने की वजह से लोगों के मन में, लोगों के आत्मविश्वास बढ़े और लोगों के ज्ञान के बारे में वृद्धि हुई, लोगों के ज्ञान के बारे में जाना, मन की बातों को जाना कि यहाँ की संस्कृतियां क्या है और यहाँ की संस्कृतियां क्या है। उसके पश्चात मेरे प्यारे साथियों, महाद्वीप, अगर मैं बात करूं तो महाद्वीप में हम चर्चा कर रहे हैं, तो महाद्वीप दो शब्दों से बना, एक महा एक द्वीप। महा कहने का मतलब हुआ प्यारे साथियों महान, यानी कि बड़ा, और द्वीप जो नदी के तट पर हो, समुद्र के तट पर हो, जल से घिरा हो। क्या हो? जल से घिरा हो। तो एक महान बड़ा सा स्थान जो जल से घिरा हो उसे बोलेंगे महाद्वीप। मेरी प्यारे साथियों, जो भूभाग आकार में बहुत बड़ा हो, यानी बहुत विशाल हो, और इसी को क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं, उसी को महाद्वीप बोलते हैं। लेकिन वह क्या हो? जल से घिरा हो। तो हमारे भारतीय जो महाद्वीप है प्यारे साथियों, हमारे भारतीय महाद्वीप जो है प्यारे साथियों, यह देखिए घिरा हुआ ना, यह देखिए प्यारे साथियों अरब सागर से घिरा हुआ है, यहाँ बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, यहाँ प्यारे साथियों हिंद महासागर से घिरा हुआ है ना, ऐसे प्यारे साथियों प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बड़ा महाद्वीप, एक बड़ा जगह, स्थान, भूभाग जो जल से घिरा हुआ हो उसे महाद्वीप कहते हैं, और उस महाद्वीप में एक छोटा सा स्थान को उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्यारे साथियों, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे महाद्वीप है ना,
इस महाद्वीप में अगर हम चर्चा करें प्यारे साथियों, इस महाद्वीप की अगर हम बातें करें तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो महाद्वीप है, पहाड़ियां, पर्वतें, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, जो हमारे भारतीय महाद्वीप है, इसमें पहाड़ियां हैं, पर्वतें हैं, क्या है, वनस्पतियां हैं, समुद्र हैं। इन सभी प्यारे साथियों क्या करते हैं, तो हमारे भारतीय महाद्वीप की सीमा को साझा करते हैं, सीमा को बांटती है, सीमा का लगाव रखती है ना। तो प्यारे साथियों, पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का क्या करती है, निर्माण करती है। जितने भी हमारे देखिए समुद्र प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रही है। यहां पे बात करें तो पर्वतें, विंध्यन पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ियां, हिमालय की पहाड़ियां, ये सभी पहाड़ियां हमारे प्राकृतिक सीमा को निर्माण करती है, प्राकृतिक सीमा के बारे में बताती है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत के जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, सीमा जो है वह हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से, मैं आपको बस आप इंतजार कीजिए, मैं आपको मिनटों में समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, जब तक आपका एक छोटा भाई है। चलिए, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। मेरे प्यारे साथियों, हर इंसान की जिंदगी में कठिनाइयां, समस्याएं आती है, लेकिन आपको उस समस्या से, उस कठिनाइयां से लड़कर आगे बढ़ना है, तभी तो आपको आगे बढ़ना है और आगे चलकर अपने मंजिल तक पाना है, अपने मंजिल को पाना है। तो जिन जिन लोगों ने इन सभी समस्याओं का हल निकाला, इन सभी समस्याओं से निकला, वे लोग आज सफल हो गए। आज चाहते लोग चांद पर जाने के लिए सोचते, तो आज चांद का जो सफल लैंडिंग हम लोगों ने कर रखा है, आज उसके बारे में नहीं जाना होता। आज हम लोगों ने बहुत बड़े वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तकनीक के जरिए बहुत बड़े बड़े खोज हम लोगों ने कर रखा। प्यारे साथियों, क्यों? अगर आज छोड़ देंगे तो कोशिश जारी रखिए, सफलता मिलेगी। प्यारे साथियों, बस आप लोग मेहनत करते रहिए। फिर तो लोगों ने प्यारे साथियों गहरे समुद्र, पर्वतीय ऊंचाई को छू सके, जब वे चाहे वे पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और कुछ लोग वहीं बस गए। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्यारे साथियों हमारे उपमहाद्वीप की अगर हम चर्चा करें तो हम बात करते हैं, आइए सुनिएगा, कि जो हमारे दक्षिण एशिया, हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है, दक्षिण एशिया के महाद्वीप है। ठीक है, तो आधुनिक भारत जो है, आधुनिक भारत की अगर बात करते हैं प्यारे साथियों, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान तथा चीन और म्यांमार प्यारे साथियों पड़ोसी देश को दर्शाता है। दक्षिण एशिया का महाद्वीप से छोटा, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियां तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपको बताता हूं कि दक्षिण एशिया से बड़ा है, लेकिन इस भारतीय उपमहाद्वीप में पर्वतें, छोटे छोटे पहाड़ियां, समुद्र, वनस्पतियां, इन सभी के कारण, बटे होने के कारण प्यारे साथियों इसे एक छोटा सा उपमहाद्वीप बोल दिया गया। है बहुत बड़ा, लेकिन इन सभी भागों में बटे होने के कारण जलवायु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, इन सभी के बटे होने के कारण पहाड़ी, पर्वत, समुद्र, झरने, वनस्पतियां, इन सभी में बटे होने के कारण प्यारे साथियों इसे क्या बोल दिया गया, उपमहाद्वीप बोल दिया गया। अब बात करते हैं हमारे उपमहाद्वीप की अगर बात करते हैं तो हमारे भारत से प्यारे साथियों, हमारे भारत से जितने भी सटे हुए सीमा है, वे सभी सीमाएं प्यारे साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले नंबर जो हमारे भारत के प्यारे साथियों, इनकी नॉर्थ टू साउथ की डिस्टेंस की अगर बात करें, नॉर्थ टू साउथ की डिस्टेंस की बात करें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें, तो प्यारे साथियों टोटल 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। आप इसे याद कीजिएगा, 3214 किलोमीटर है। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट की अगर बात करें तो 2933 किलोमीटर है।
कितना है 2933 किलोमीटर। अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर। लेकिन हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें, हमारे भारत कितने क्षेत्रफल की लंबाई में बटी हुई है, कितने क्षेत्रफल की लंबाई में स्थित है मेरे प्यारे साथियों, हमारे भारत की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इक्याई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, कितने तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में हमारी भारत की कुल क्षेत्रफल है प्यारे साथियों। हमारे भारत की कुल क्षेत्रफल कितने हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो प्यारे साथियों हम लोगों ने देखा कि भारत के क्षेत्रफल क्या है, भारत की नॉर्थ टू साउथ की डिस्टेंस क्या है। तो नॉर्थ टू साउथ की अगर बात करें प्यारे साथियों तो 3214 और ईस्ट टू वेस्ट 2933। ओके, अब बात करते हैं इनके जो पड़ोसी देश हैं, हमारे भारत के पड़ोसी देश की अगर चर्चा करते हैं प्यारे साथियों तो सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा हमारे पड़ोसी देश हैं, तो अगर सबसे ज्यादा हमारे भारत जो है किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करती है, सीमा से सटी हुई है, अगर हम चर्चा करते हैं पड़ोसी देश के बारे में तो सबसे पहले प्यार साथियों बांग्लादेश। बांग्लादेश मेरे प्यार साथियों आपको यहाँ पे पता चल जाएगा है, ठीक है, इसे बोलते हैं सेवन सिस्टर, इस क्षेत्र को बोलते हैं सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर की अगर हम चर्चा करें प्यार साथियों तो अरुणाचल प्रदेश, असम, भूटान, ये सभी जो प्यार साथियों ये जो क्षेत्र है ना इसे सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और सेवन सिस्टर के ठीक नीचे प्यार साथियों बांग्लादेश है। बांग्लादेश से प्यार साथियों आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश से सीमा साझा बहुत लंबा इसका क्षेत्रफल की आती है। तो यह प्यार साथियों 4096 किलोमीटर यानी कि 4096 किलोमीटर की सीमा से प्यार साथियों यह हमारे भारत प्यार साथियों बांग्लादेश की सीमा से साझा करती है, सटी हुई है। तो प्यार साथियों बांग्लादेश है। फिर म्यांमार की बात करते हैं प्यार साथियों तो 1643 किलोमीटर इसके साथ सीमा को साझा करती है। फिर प्यार साथियों यहाँ भूटान की बात करते हैं तो भूटान प्यार साथियों 699 किलोमीटर की सीमा के साथ साझा करती है। अगर मैं नेपाल की बात करूं प्यार साथियों तो नेपाल हमारे भारत देश की सीमा की अगर मैं बात करूं, हमारे भारत देश की सीमा नेपाल से कितने कितने किलोमीटर तक साझा करती है तो हमारे भारत में 1751 किलोमीटर हमारे भारत देश की सीमा से जो नेपाल की सीमा लगा हुआ है 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। फिर चीन की अगर बात करते हैं प्यार साथियों तो हमारे देश की सीमा से प्यार साथियों 3488 किलोमीटर, कितना 3488 किलोमीटर चीन की सीमा प्यार साथियों हमारे देश की सीमा से साझा करती है। अगर मैं चर्चा करूं प्यार साथियों अफगानिस्तान की चर्चा करूं तो 106 किलोमीटर प्यार साथियों हमारे भारत देश की सीमा से अफगानिस्तान की सीमा साझा करती है। फिर पाकिस्तान की अगर मैं चर्चा करूं तो 3323 किलोमीटर, क्योंकि यह तो हमारे सबसे ज्यादा नजदीकी पड़ोसी है ना, क्योंकि यह आपका पुत्र है और आप बाप है, तो बाप के सामने बेटा तो रहेगा ना भाई। तो प्यारे साथियों इसके साथ जो सीमा साझा करती है 3323 किलोमीटर साझा करती है, ठीक है। ओके, तो प्यारे साथियों अगर आपको भारत के पड़ोसी देश को याद करने में कठिनाइयां आ रही है तो आप अच्छी तरीके से जान लेंगे, सुन लेंगे कि मैं जो बताने जा रहा हूं इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलिएगा, मेरा वादा है। मेरे प्यारे साथियों अगर आपको सीमा साझा याद करना है, पड़ोसी देश को याद करना है तो आप बोलते हैं आज की कहानी में सुने होंगे कि मैं तो बीए किया हूं लेकिन हमारी पत्नी एमबीए करके आ गई है, एमबीए, हम बीए किए हैं और वो एमबीए करके आ गई है। तो प्यारे साथियों अगर हम बोलते हैं कि भाई जरा एक काम कर दो, वो क्या बोलती है कि हम ना नैहर से एमबीए करके आए हैं, तो एमबीए करके आए हैं तो उसी को याद कर लेते हैं कि हमारी पत्नी बोलती है कि हम बचपने में एमबीए कर लिए हैं। क्या बोलती है कि हम बचपने में एमबीए करके आए हैं, हम आपका काम करेंगे, काहे आप तो बीए किए हैं ना, तो हम तो आपसे ज्यादा ऊपर है ना, हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन की पढ़ाई करके आए, एमबीए किए हैं। देखिए प्यारे साथियों तो बचपन में एमबीए की है हमारी पत्नी, क्या है तो वह बचपन में ही एमबीए कर ली है, हम अभी तक एमए में कंप्लीट किया हूं, वो एमबीए कंप्लीट कर ली है। ओके चलिए, तो मैं बात करता हूं। तो हमारी पत्नी जो है ना वो बोली कि मैं बचपन में ही एमबीए कंप्लीट कर लिया हूं, तो बचपन में एमबीए की, तो बचपन में एमबीए की प्यारे साथियों उससे आपको याद रखना है, बचपन में एमबीए की उससे आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि बचपन
ब से बांग्लादेश, जो कि मेरे प्यार साथियों आपको आपको प्यार साथियों घटते क्रम में याद करते चले जाना है। घटते क्रम में सबसे ज्यादा किसके साथ लगा हुआ, सेम उसी प्रोसेस में देखिए सबसे ज्यादा ब से बांग्लादेश, बांग्लादेश प्यार साथियों 4096 किलोमीटर, बांग्लादेश प्यार साथियों 4096 किलोमीटर हमारे भारत देश से पड़ोसी हमारे भारत देश के सीमा के साथ साझा करती है। ओके, फिर ब च से चीन हो गया प्यार साथियों, और चीन हमारे देश के सीमा के साथ प्यार साथियों 3488 किलोमीटर सीमा साझा करती है। चीन 3488 किलोमीटर। ओके, चलिए फिर प्यार साथियों बचपन, अरे भाई बचपन की पढ़ाई पढ़ लो तो ब से बांग्लादेश, च से चीन और प से पाकिस्तान, और पाकिस्तान प्यार साथियों 3323 किलोमीटर हमारे देश के साथ साझा करते हैं, हमारे देश के सीमा के साथ प्यार साथियों साझा करते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं नेपाल। नेपाल मेरे प्यार साथियों हमारे देश की सीमा के साथ प्यार साथियों 1751 किलोमीटर के साथ साझा करती है। उसके बाद म्यांमार की अगर बात करें तो हमारे देश की सीमा से 1643 किलोमीटर के लिए 1643 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं कौन, तो म्यांमार। और भूटान तो बात करें 699 किलोमीटर हमारे देश की सीमा के साथ साझा करती है। और अफगानिस्तान की अगर चर्चा करें तो मात्र 106 किलोमीटर प्यार साथियों हमारे अफगानिस्तान। और इधर बात करें तो ईरान है। ठीक है, ओके, इधर बात करें तो ईरान है। ओके, चलिए तो हमारे देशों की सीमा के साथ साझा करने वाले पड़ोसी देश की बात करें तो मेरी पत्नी जो है वो बोलती है कि मैं बचपन में ही एमबीए की हूँ, और आप अभी एमए किए हैं ना, तो मैं बचपन में एमबीए कर ली। बताओ भाई, बताओ, एम बी ए बिजवा में ना बी घुसा दिया। अरे बी से बेबी, अरे बेबी तो बीओ करके आ गई है ना, तो इसी के लिए तो हम बोलते हैं बेबी है। अरे बेबी यार, हम किए हैं एमए, और तू है हमारा बेबी, तू हमार बीबी, इसीलिए तुम बी सेट कर दिया ना, तो बेबी से बी। अरे भाई बेबी चाय ला के बना दो, सीधा बोलेगी ए एम ए वाला, हम बचपने में एमबीए किए हैं, हम बचपने में क्या कर लिए हैं एमबीए, तू किया है एमए और हम किए हैं एमबीए, मैं चाय कैसे बना के दे दूं, तुम्ही को बना के लाना पड़ेगा। तभी से तो मुझे पता चलता है ये बोलती है, झूठ पकड़ाती है, बोलती है ना कि हम बचपने में एमबीए कर लिए। अरे भाई कौन बचपन में तू एमबीए कर लिया होगा, मुझे पता नहीं है। तो ये बोलती बचपन में एमबीए किए हैं, तो इसी से हम याद रखते हैं हम अपने भारत के पड़ोसी देशों के नाम। जी हाँ, इसी से याद रखते हैं हम अपने भारत देशों के पड़ोसी के नाम। बस से बांग्लादेश, जो कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। ओके, बांग्लादेश। ब से बांग्लादेश, च से चीन, जो कि प्यार साथियों बांग्लादेश के बाद चीन है जो हमारे देश के साथ साझा करते हैं ज्यादा 3488 किलोमीटर। प से पाकिस्तान के बाद प्यार साथियों पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। प से पाकिस्तान हो गया, ब च प न से नेपाल हो गया 1751 किलोमीटर प्यार साथियों। यम से प्यार साथियों म्यांमार हो गया 1643 किलोमीटर। बी से भूटान हो गया प्यार साथियों, यह हो 699 किलोमीटर। और ए से अफगानिस्तान प्यार साथियों 106 किलोमीटर। ओके, तो क्या आपको भारत के पड़ोसी देशों के नाम याद करने में कुछ समस्याएं, आप इसे याद कर लेंगे। और एक चीज याद रखिएगा प्यारे साथियों, हमारे भारत देश ना, हमारे भारत देश की जो कुल स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा के साथ जो साझा करती है ये तो प्यारे साथियों हमारे भारत देश के पड़ोसी देश हो गए ना, ये हमारे भारत देश के पड़ोसी देश हो गए। लेकिन जो हमारे भारत देश के जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें प्यारे साथियों तो 15,106.7 किलोमीटर, यानी इसे आप 15,200 किलोमीटर बोल सकते हैं, 15,200 किलोमीटर बोल सकते हैं। और अगर कुल तटीय सीमा की बात करते हैं तो तटीय सीमा की याद रखना, आपको तट की सीमा की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो यह जो है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, यह प्यार साथियों 1970 से ही है। 1970 से प्यार साथियों अगर मैं बात करूं तो 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन 2024-25 से बात करूं तो 11,098 किलोमीटर हो गया। कितना? 11,098 किलोमीटर। ओके, चलिए, तो आप बता सकते हैं प्यार साथियों उपमहाद्वीप महाद्वीप के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। ओके, तो क्या मुझे कुछ लिखाने की कोई जरूरत है? आप समझ पा रहे हैं? प्लीज आप मुझे बताने की कोशिश करें, कमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बात करते हैं मेरे प्यार साथियों, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं?
आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो आज लोग यात्राएं इसलिए करते हैं, आज की बात करते हैं, आज लोग यात्राएं इसलिए करते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, अपने काम की तलाश के लिए, अपने काम की तलाश के लिए, व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए, आज की बात करते हैं। तो अपने काम की तलाश के लिए, परिवार से मिलने के लिए, पर्यटन के लिए, व्यापारियों के लिए, है ना। तो प्यारे साथियों, यात्राएं सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान युद्ध में शामिल होने के लिए, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार करने के लिए, है ना, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान खोज के लिए। ओके, चलिए, तो यात्राएं इस प्रकार से लोग किया करते थे, यात्राएं करने का ये विधियां हैं। ओके, अब बात करते हैं, आइए बात करते हैं प्यारे साथियों। तो क्या आप लोगों को यह समझ में आ गया, क्या आप लोगों को यह समझ में आ गया। फिर प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं तो इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप एक दूसरे जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान जाइएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके सांस्कृतिक पर प्रभाव पड़ेगा। आप है इंडियन, इंडियन का प्रभाव, जैसे ही आप इंडियन से दूर, इंडियन से किसी अगले देश अगर कहीं चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो आप अगर वहां 8 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल रह लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका, मेरे प्यारे साथियों, आपका जो है, जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो सांस्कृतिक प्रभाव है, आप पर इफेक्ट पड़ेगा ही। आप वहां का कल्चर अपनाना शुरू कर दीजिएगा। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने पे लोगों का मिलन हुआ, एक दूसरे के बारे में जाने, एक दूसरे के बारे में पहचाने, तो उनका संस्कृति लोगों ने कुछ अपना लिया, उनका संस्कृति कुछ लोगों ने अपना लिया। तो सांस्कृतिक प्रभावों पर, परंपराओं पर प्रभाव पड़ता है। ओके, तो कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहां तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। प्यारे साथियों, जाहिर सी बात है, अगर आप एक दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जाइएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाइएगा, तो लोगों के काम करने का तरीका, लोग कैसे जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, उन लोगों का तरीका आपको पता चलेगा और आपके बारे में उनको पता चलेगा। जाहिर सी बात है। ओके, क्या आप समझ पा रहे हैं मुझे? अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, देश का नाम। आइए तो बात करते हैं। बस आप लोग ध्यान से सुनते चलिए, आप लोग ध्यान से सुनते चलिए, सब्र कीजिए। देश के नाम की बात करते हैं तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया शब्द का उपयोग करते हैं। आपको पता होगा कि हम प्रायः प्यारे साथियों इंडिया शब्द का उपयोग करते हैं तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हम अपने देश के नाम के लिए प्यारे साथियों इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कि हमारे आखिर देश का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, कारण इसका क्या है। तो ध्यान सुनिएगा। इंडिया शब्द जो है ना, इंडिया शब्द प्यारे साथियों अब मुझे लिखना पड़ेगा। चलिए, तो इंडिया शब्द की अगर मैं चर्चा करूं तो मैं सबसे पहले इसे मैं मिटा देता हूं। ओके, चलिए, अगर क्लासेज आपको अच्छे लगे मेरे प्यारे साथियों, इस सेशन को अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज आप शेयर करना ना भूलेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कल का क्लास नहीं देखेंगे तो प्लीज आप कल का क्लास देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे साथियों, आप इसी क्लास के साथ आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनाना है, अब अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस का क्लास चल रहा है प्यारे साथियों इसी चैनल पे, सहारा एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें एमसीक्यू भी करना है तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों 8 से 9 यह उद्गम एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच का क्लास चलती है और 9 से 10 प्यारे साथियों आपके सहारा एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज प्यारे साथियों आपके लाइव चलते हैं। आप उसमें जाएंगे, चैप्टर वाइज पर डे आपको प्यारे साथियों लाइव सेशन मिलेंगे, वहां पे आपको क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। तो आप अपने को जांचने के लिए, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उस एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, तो देश के नाम की अगर चर्चा करें प्यारे साथियों, आज का हेडलाइन हम लोग लगाते हैं। आज का हेडलाइन है हम लोग प्यारे साथियों देश का नाम। क्या प्यारे साथियों? देश का नाम।
देश का नाम। हम इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे साथियों, देश का नाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कि हम लोग प्रायः प्यारे साथियों क्या करते हैं, हम लोग प्रायः मेरे प्यारे साथियों क्या किए हैं, आइए एक मिनट, चलिए। तो हम लोगों ने प्यारे साथियों, हम लोगों ने प्रायः अपने देश के लिए या तो प्यारे साथियों इंडिया, या तो इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो अपने देशों के लिए प्यारे साथियों हम लोगों ने इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, इंडिया या भारत करना शुरू कर दिया। प्यारे साथियों मैं बता दूं आपको, जो इंडिया है, क्या प्यारे साथियों इंडिया है, जो इंडिया है प्यारे साथियों, यह जो है इंडस, क्या प्यारे साथियों इंडस प्यारे साथियों एक शब्द है, इसी से निकला है इंडिया। इंडिया प्यारे साथियों किस शब्द से निकला है, तो इंडस से प्यारे साथियों इंडिया निकला है। इंडस से क्या निकला है, इंडिया, जिसे संस्कृत में प्यारे साथियों सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों संस्कृत में, इसे प्यारे साथियों इंडस को प्यारे साथियों क्या कहते हैं, सिंधु। क्या कहते हैं इसे संस्कृत में, इसे प्यारे साथियों संस्कृत में अगर मैं बात करूं, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, तो सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु। क्या कहते हैं, सिंधु। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों देश का नाम इंडिया या भारत के नाम से हम लोग प्रयोग करते हैं। और इंडिया जो शब्द है ना, इंडिया, वो प्यारे साथियों इंडस से निकला। किससे निकला, इंडस। और जो संस्कृत में प्यारे साथियों, जो संस्कृत में इसे हम क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। संस्कृत में किसका नाम किस लिए प्रयोग होता है, तो सिंधु के लिए प्रयोग होता है प्यारे साथियों। और अगर मैं बता दूं, ईरान और यूनान का पता लगाने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे साथियों, ये जो इंडस और जो सिंधु जो हुआ, इसका नाम कैसा है, इसका नाम अगर मैं चर्चा करता हूं, तो आप प्यारे साथियों ईरान, तो मैंने अभी आपको बताया था प्यारे साथियों, मैंने अभी आपको बताया कि इधर है ईरान। क्या प्यारे साथियों, ईरान। और इस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को क्या बोलते हैं, पश्चिम। तो प्यारे साथियों इसे हम उत्तर पश्चिम के नाम से जान सकते हैं ना, नॉर्थ वेस्ट के नाम से जान सकते हैं। उत्तर पश्चिम की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ईरान और यूनानी लोग जो थे, इधर से आना जब प्रारंभ किए, यात्रा किए, तो आपको पता होगा कि यहीं पर तो सिंधु नदी है, यहीं पर तो सिंधु नदी है ना। सिंधु नदी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र वाले सीमा से लगी हुई है। तो ईरान लोग, अफगानिस्तान, ईरान से जो लोग आए, ईरानी और यूनानी जो आए हमारे भारत देश में प्रवेश किए, तब प्यारे साथियों उन्हें नदी का द्वार मिला, और इस नदी का नाम था सिंधु। क्या था इस नदी का नाम, सिंधु। और इसी प्यारे साथियों इंडस, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग प्यारे साथियों 2500 वर्ष, क्या प्यारे साथियों लगभग प्यारे साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2500 वर्ष, कितने, लगभग 2500 वर्ष प्यारे साथियों, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को प्यारे साथियों, यहाँ पर जो नदी था प्यारे साथियों, जो लोग यहाँ से प्यारे साथियों, यहाँ से प्यारे साथियों नॉर्थ, उत्तर और पश्चिम के जगह से प्यारे साथियों, जो यहाँ से ईरान और ईरानी लोग आए, और इस वाले भाग में जो सिंधु नदी थी प्यारे साथियों, इस नदी को प्यारे साथियों इन्होंने सबसे पहले प्यारे साथियों क्या कहा, तो सबसे पहले प्यारे साथियों इसे हिदोस, क्या कहा प्यारे साथियों, हिदोस अथवा इंदोस। क्या कहा, इंदोस। क्या कहा, इंदोस। प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, हिदोस अथवा इदोस कहा, हिदोस अथवा क्या कहा, इदोस कहा। ठीक है, हिदोस अथवा इंदोस कहा। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को देखिए, इस नदी का अगर मैं पूर्व की बात करूं, तो इस नदी के पूर्व में इधर हो गया ना, इधर, तो इस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि प्रदेश, यानी कि यहाँ पर जो नदी है, जो इधर तो भूमि प्रदेश है, जो हमारा भारत वाला एरिया है, जो भूमि प्रदेश है, इस भूमि प्रदेश का नाम प्यारे साथियों, इस भूमि प्रदेश का नाम प्यारे साथियों उन्होंने इंडिया कहा। क्या कहा उन्होंने, इंडिया कहा। क्या कहा, इंडिया कहा। क्या कहा प्यारे साथियों, इंडिया कहा। ओके, तो उन्होंने इंडिया कहा। तो प्यारे साथियों इंडिया का नाम प्यारे साथियों हम लोग प्राय इंडिया या भारत के नाम से जानते हैं। ओके, इंडिया या भारत का नाम का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे साथियों, तो इंडिया जो शब्द है ना, इंडिया जो शब्द है मेरे प्यारे साथियों, वो इंडस से निकला है। और जो संस्कृत में इसे क्या किस नाम से जाना, सिंधु। क्या, सिंधु। जो प्यारे साथियों उत्तर पश्चिम के लोग, ईरान और यूनान से लोग आए हमारे भारत में,
जब हमारे भारत में प्रवेश की, तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम से जो लोग आए, उन्हें सबसे पहले सिंधु नदी का मुहाना मिला, और सिंधु नदी को इन्होंने सबसे पहले सिंधु न बोलकर हिंदोस या इंदोस बोल दिया। हिंदोस, अरे हिंदोस से बना हिंदुस्तान, भाई याद रखना। अरे भाई, हिंदोस से बोल दिया हिंदुस्तान और इंदोस से बोल दिया इंडिया, ठीक है। तो हिंदोस से हो गया हिंदुस्तान और इंदोस से हो गया इंडिया। तो हिंदोस या इंदोस दो शब्दों का प्रयोग किया। और इससे से रिलेटेड इस नदी के किनारे जो पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश था, इस नदी के किनारे पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को प्यारे साथियों, हमारे भारत देश को प्यारे साथियों, इन्होंने इंडिया नाम शब्द दिया, इंडिया से प्रस्तुत किया, इंडिया से पुकारा, क्या कहा, इंडिया। तब से हमारे देश का नाम इंडिया होने लगा, इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। मेरी प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत नाम का प्रयोग प्यारे साथियों उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो भारत नाम का प्रयोग है प्यारे साथियों, भारत पहले क्या होता था, भारत जो होता था प्यारे साथियों, भारत क्या प्यारे साथियों, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए होता था। आपको पता होगा। चलिए एक मिनट मैं अब इसे मिटा देता हूं, ठीक है। तो क्या आपको प्यारे साथियों क्लासेस समझ में आ रही है, एनसीईआरटी को आप समझ पा रहे हैं? देखिए प्यारे साथियों, पीडीएफ से कोई समझता नहीं है। अगर आप हमारी बातों से नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप में कमियां हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्लीज समझना चाहते हैं तो आप मुझे ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे, बैठने की कोशिश करेंगे, अपनी कमर को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं प्यारे साथियों, तो हमने अभी देखा जो उत्तर पश्चिम की अगर बात करते हैं, उत्तर पश्चिम की इधर वाले क्षेत्र में बात करते हैं, इधर वाले क्षेत्र, ठीक है। उत्तर पश्चिम की अगर बात करते हैं प्यारे साथियों, तो यहाँ जो भरत जो है ना प्यारे साथियों, भरत नाम का प्रयोग जो है वो उत्तर पश्चिम में लोगों के लिए एक समूह, भरत नाम का एक समूह हुआ। भरत नाम का प्रयोग प्यारे साथियों यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जी हाँ, अगर बात करूं तो उत्तर पश्चिम में रह रहे लोगों के एक समूह के लिए प्यारे साथियों भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। ओके, तो प्यारे साथियों, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक, देखिए प्यारे साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। और इस समूह का जो उल्लेख है ना, इस समूह का जो उल्लेख है इधर, इस वाले समूह का जो उल्लेख है प्यारे साथियों, इस वाले का जो उल्लेख है प्यारे साथियों, इसका उल्लेख जो मिलता है जानते हैं किसमें? तो प्यारे साथियों इसका उल्लेख जो मिलता है संस्कृत की आरंभिक कृति की अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख प्यारे साथियों ऋग्वेद में मिलता है। किसमें प्यारे साथियों? इसका उल्लेख प्यारे साथियों ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है किसमें प्यारे साथियों? तो ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में प्यारे साथियों इसका उल्लेख मिलता है। और बाद में प्यारे साथियों बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में प्यारे साथियों इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? देश के लिए होने लगा। तो मेरे प्यारे साथियों देश के नाम से संबंधित अगर हम बात करें कि देश का नाम भारत या इंडिया क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, तो मैंने अभी आपको बताया कि देश का नाम भारत और इंडिया पढ़ने का सबसे प्रमुख कारण है प्यारे साथियों कि 2500 वर्ष पूर्व प्यारे साथियों 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों ने उत्तर पश्चिम से हमारे देश की ओर बढ़ी और सिंधु नदी, सबसे पहले उन्हें सिंधु नदी से मुलाकात हुआ और उस नदी को उन्होंने हिदोस या इंदोस के नाम से पुकारा। और उस नदी के पूर्व में भूमि प्रदेश को, उस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को, यहाँ प्यारे साथियों सिंधु है और इसके पूर्व में क्या है? हमारे भारत देश ही ना। तो इस नदी के पूर्व में यहाँ पर प्यारे साथियों यहाँ पर सिंधु नदी है ना, यहाँ पर सिंधु नदी है।
तो इसके पूर्व में स्थित हमारा जो भूमि भूमि प्रदेश है भारत है, इसके लिए प्यार साथियों, इसके लिए प्यार साथियों उन्होंने इस जगह का नाम प्यार साथियों इंडिया रखा गया। क्या क्या बोला? इंडिया। क्या बोला? इंडिया। क्या बोला? इंडिया। इस नदी के पूर्व में भूमि प्रदेश को इन्होंने इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया। और इसके पहले जब यहाँ के लोगों से उन्होंने मुलाकात किया, ईरानियों ने या फिर यूनानियों ने अगर मैं बात करूं प्यार साथियों, ईरानियों और यूनानियों ने जब इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में रह रहे लोगों के एक समूह के लिए उन्होंने भारत नाम का प्रयोग किया। किसका? भारत नाम का प्रयोग किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यार साथियों, इस भारत नाम का प्रयोग प्यार साथियों सबसे पहले उल्लेखित मिलता है संस्कृत के प्यार साथियों, संस्कृत के आरंभिक कृति की अगर मैं बात करता हूं, यह जो है 3500 वर्ष पुरानी प्यार साथियों, 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में, किसमें? ऋग्वेद में मेरे प्यार साथियों भरत नाम का उल्लेख मिलता है। भरत नाम का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और इसी भरत नाम का प्रयोग बाद में अपने देश के लिए भारत नाम से जाना गया। ओके, तो भारत नाम से प्रयोग किया जाने लगा। इसी देश का, इसी एक समूह का नाम था, उत्तर पश्चिम में रह रहे लोगों के एक समूह का नाम था और वहां भरत के नाम से जाना जाता था। उस समूह का नाम था क्या? भरत। और उसका प्रयोग बाद में होने लगा भारत के नाम से। तो हिंदोस या इंदोस का हिंदोस से हो गया हिंदुस्तान, इंदोस से हो गया इंडिया और भारत से हो गया भारत। ओके, अब हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों अतीत के बारे में। कैसे जाने? हम लोगों ने कल जाना अतीत के बारे में, क्या आप जानते हैं? तो अतीत के बारे में कैसे जाने, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, प्यारे साथियों, तो हम बात कर रहे हैं, सुनिएगा। आइए इसका हेडलाइन डाल देते हैं। तो देखिए, अब अगला हेडलाइन हम लोगों का होने वाला है अतीत के बारे में कैसे जाने। क्या मेरे प्यारे साथियों, अगला हेडलाइन क्या होगा? अतीत के बारे में हम लोग क्या जानेंगे और कैसे जानेंगे। ओके, चलिए तो ध्यान दीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा कि अगला हेडलाइन है कि अतीत के बारे में, अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत के बारे में कैसे जाने। क्या प्यारे साथियों, अतीत के बारे में कैसे जानना? आइए बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। तो इस हेडलाइन की अगर हम चर्चा करें मेरे प्यारे साथियों, तो अतीत के बारे में हमें जानकारी कई तरह से प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें प्यारे साथियों अतीत के बारे में, अगर हमें जानकारी प्राप्त करना है, अतीत के बारे में कैसे जानना है, तो देखिए अगर हम जानकारी की बात करें, अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, तो हमें जानकारियां मिलती है प्यारे साथियों, हमें कई तरीके से प्राप्त होती है। इनमें से एक तरीका क्या है? अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढो। अतीत में लिखी गई पुस्तकें, क्या प्यारे साथियों, लिखी गई पुस्तकों से, ठीक है। ये पुस्तकें जो होती थी ना प्यारे साथियों, जो अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं, ये जो पुस्तकें होती थी प्यारे साथियों, पहले ये जो अतीत में जो लिखी गई पुस्तकें होती थी प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वह जो अतीत में लिखी गई पुस्तकें होते थे और उससे क्या करना, पुस्तक को ढूंढना, क्या करना, पढ़ना है। और ये पुस्तकें क्या होते जाते थे, अतीत में जो लिखे गए पुस्तकें होते थे, क्या चीज से लिखे होते थे आपको पता है? अतीत में जो पुस्तकें लिखी होती थी वह हाथों से लिखा होता था। किसी प्यारे साथियों, हाथ से। वह जो है वह हाथ से प्यारे साथियों लिखा होता था, और मैं इसकी विशेषता की बात बताता हूं प्यारे साथियों। अगर हाथ से लिखा गया तो इसलिए, अगर हाथ से लिखा गया पुस्तक है, इसलिए प्यारे साथियों इसे क्या बोलते थे जानते थे? पांडुलिपि। क्या बोलते थे? पांडुलिपि। क्या बोलते थे? पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि बोलते थे। प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं
पांडुलिपि। पांडुलिपि का जो अंग्रेजी में ना, अंग्रेजी में प्यारे साथियों, अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं, अंग्रेजी में अंग्रेजी में अंग्रेजी में इसे प्यारे साथियों मैन्युस्क्रिप्ट, क्या प्यारे साथियों, मैन्युस्क्रिप्ट, 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 मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो हुआ एक लैटिन शब्द है। यह प्यारे साथियों क्या है, एक लैटिन शब्द है। यह क्या है, एक लैटिन शब्द है। यह एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है प्यारे साथियों। जो इसमें प्यारे साथियों एक मेनू है, जो प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं मेनू, लैटिन शब्द है जो प्यारे साथियों मेनू, मेनू जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है प्यारे साथियों हाथ। क्या प्यारे साथियों, जिसका अर्थ होता है हाथ, क्या है, हाथ होता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है हाथ। प्यारे साथियों अगर हम आपको बता दें, अगर हम आपको बता दें जो पांडुलिपियां होती थी ना, यह जो पांडुलिपियां जो होती थी प्यारे साथियों, यह लिखी किस पर जाती थी, यह प्यारे साथियों, यह प्यारे साथियों ताड़पत्रों पर, ताड़पत्रों या भुर्ज नामक, भुर्ज नामक, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर, पेड़ की छाल, भुर्ज नामक पेड़ की छाल की, छाल से विशेष तैयार भोजपत्र पर, पेड़ की छाल से तैयार तैयार भोजपत्र पर, किस पर प्यारे साथियों, भोजपत्र पर, भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसे आप समझिए, इसे आप समझने का कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए हमने आपको बताया प्यारे साथियों, जो चलिए, तो अतीत के बारे में हमें जानने के लिए सबसे पहले प्यारे साथियों, अतीत के बारे में हमें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अतीत में लिखी गई पुस्तकें को हमें ढूंढना पड़ेगा और उसे हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आजकल के समय में प्यारे साथियों, इस मॉडर्न, इस आधुनिक युग में प्यारे साथियों, आज प्रिंटिंग प्रेस, यूरोपीय लोगों के द्वारा, पुर्तगाली लोगों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया। तो प्यारे साथियों सबसे पहले आरंभिक प्राचीनतम समय में लोग हाथ से लिखते थे, और हाथ से लिखने के कारण प्यारे साथियों उसे बोला गया पांडुलिपि। क्या बोला गया, पांडुलिपि। मेरे प्यारे साथियों अतीत की जानकारी हमें कई तरीके से प्राप्त होते हैं, उनमें से एक जानकारी है कि वह किताब में लिखा हुआ चित्र, किताब में लिखा हुआ पैराग्राफ, किताब में जो शब्द, जो वाक्य, जो बातें लिखी जाती थी, उसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो एक पुस्तक के हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा गया। अंग्रेजी में इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हाथ। पांडुलिपियां प्यारे से प्राय अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको बता दूं, यहां से प्यारे से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां से आपको प्रश्न मिलेंगे, यहां से आपको प्रश्न मिलने की चांस, आपके प्रश्न, आपके एग्जाम क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो अतीत के बारे में जानकारी के लिए हमें सबसे पहले प्यारे साथियों, हमें जानकारी कहां से मिलेगा, हमें एक लिखी गई पुस्तक के बारे में जानना पड़ेगा। हमें लिखी हुई पुस्तक को खोजना है और उसके बाद उसको पढ़ना है। तो अतीत में जो पुस्तकें लिखी जाती थी मेरे प्यारे साथियों, वह हाथ से लिखा जाता था। कैसे लिखा जाता था, हाथ से लिखा जाता था। और हाथ से लिखे होने के कारण, अरे हाथ भाई, हाथ, हाथ से कौन लिखेगा, मानव ने लिखेगा। अरे मानव जब लिखेगा तब मैंने मने आदमी, मैंने मने आदमी, तब मैंने मने जब आदमी हुआ। स्क्रिप्ट मने क्या होता था, बोलना या लिखना। स्क्रिप्ट मने स्क्रिप्ट लिखो, स्क्रिप्ट टाइपिंग मार दो, स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट यानी उच्चारण, शब्द का उच्चारण करो। स्क्रिप्ट यानी कि शब्द, वाक्य बनाओ, शब्द बनाओ, स्क्रिप्ट लिखो। अब मैंने मने आदमी, आदमी लिखता था ना, आदमी स्क्रिप्ट बनाता था, स्क्रिप्ट। तो मैंने स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो आदमी के पास हाथ होता था और हाथ से वो लिखता था, इसीलिए उसे बोला गया पांडुलिपि। क्या बोला गया, पांडुलिपि, पांडुलिपि। क्या बोला गया, पांडुलिपि। और पांडुलिपि का अंग्रेजी में प्यारे साथियों, अंग्रेजी शब्द इसका प्यारे साथियों, पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी शब्द का उपयोग होता था प्यारे साथियों, उसका होता था नाम मैन्युस्क्रिप्ट। क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यु यानी आदमी जो होता था ना, आदमी स्क्रिप्ट को लिखता था। मेनु यानी प्यारे साथियों यह जो है एक लैटिन शब्द है,
मेन्यू स्क्रिप्ट कौन सा शब्द है? तो वह लैटिन शब्द है, और लैटिन शब्द प्यारे साथियों मेनू से निकला है। मेनू 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 जिसका अर्थ होता है हाथ। क्या प्यारे साथियों? जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। मेनू का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है, और हाथ मेनू स्क्रिप्ट से निकला हुआ शब्द है। प्रायः प्यारे साथियों पांडुलिपियां जो होती थी ना, पांडुलिपियां प्रायः भोजपत्र पर, और भोजपत्र किससे प्राप्त होता था प्यारे साथियों? तो प्यारे साथियों भुर्ज नामक पेड़, भोज, अरे भाई भोजपत्र, आप लोग, हम लोग भोजपत्र आज के समय में खाने में, भोज में ना, भोजपत्र का उपयोग होता है ना खाने बनाने में, भोजपत्र का उपयोग। तो उसी यानी कि प्यारे साथियों जो भुर्ज नामक पेड़ यानी भोजपत्र का जो पेड़ था उसका नाम ही था भुर्ज था, याद रखेगा। तो पांडुलिपियां प्यारे साथी प्रायः ताड़ के पत्तों पर, यानी कि ताड़ के पत्रों पर, ताड़ के पत्तों पर और भुर्ज नामक पेड़ की छाल से उसको तैयार किया जाता था भोजपत्र, उस पर लिखी हुई मिलती थी। ठीक है, तो प्यारे साथियों पांडुलिपियां से हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, अगर मैं अब दिखा देना चाहता था लेकिन मैं दिखा नहीं पाऊंगा, दिखाने में असमर्थ हूं, आप समझ पा रहे होंगे। तो यह पांडुलिपि लगभग प्यारे साथियों 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। जो पांडुलिपियां लिखी हुई मिलती थी प्यारे साथियों, यह 1000 वर्ष पहले लिखी हुई मिलती थी। किताब बनाने के लिए ताड़ की पत्तों को काटकर, किताब बनाने के लिए प्यारे साथियों क्या करते थे कि ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक सीधा बांध दिया जाता था। जो ताड़ के पत्ता होता था ना प्यारे साथियों, आज हम लोग जो बाइंडिंग करवाते हैं, जो सीते हैं, अरे भाई आप लोग कॉपी किताब सिए होंगे ना कि पर जो पन्ना होता है उसमें हम लोग क्या करते, कटिया ठोक के फिर उसको रसिया से बांध देते थे, धागवा से घुसा घुसा के, तो एक किताब के रूप में बन गया। तो प्यारे साथियों पहले क्या होता था कि ताड़ के पत्तों को काट कर उनके लिए अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। कहाँ देख सकते हो? आप सर्च करके आप देख सकते हो प्यारे साथियों, वहां पे आप देखेगा कि भुर्ज नामक पेड़ की छाल से जो विशेष तैयार भोजपत्र होता था उस पर जो पांडुलिपियां लिखी हुई होती थी वह किस प्रकार से लिखा हुआ होता है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिएगा, यहाँ पे आप देख पा, अगर आपको जना रहा होगा तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये आप देख रहे हैं, यह जो है प्यारे साथियों यह ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ है और इसे अच्छा से कटिंग कर दिया गया है। और यहाँ देख रहे होंगे ब्लैक वह छिद्र है, उसे छेद करके उसे क्या कर दिया गया, स्पाइरल के रूप में प्यारे साथियों उसे उसमें धागा बांधकर बांध दिया गया और उसे किताब के पन्ना दर पन्ना पलटना शुरू कर दिए। और इस पर देखो लिखा हुआ है, इस पर क्या हुआ, लिखा हुआ है। इस ये जो लिखा हुआ प्यारे साथियों यह ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ है, भोजपत्र के पत्तों पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से यह तैयार भोजपत्र पर लिखा हुआ पांडुलिपियां है। ओके, तो प्यारे साथियों मैं पांडुलिपियों के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं कि पांडुलिपियों के लिए उपयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्द क्या है, तो आप क्या बताइएगा? उसके लिए आप बता सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बताइएगा? मैन्युस्क्रिप्ट। आपको बताना होगा कि पांडुलिपियां किस पर लिखी हुई होती थी, तो आपके पास प्यारे साथियों आंसर होगा, आप बता सकते हैं या तो ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई मिलती थी, और भुर्ज नामक पेड़ के छाल से तैयार, भुर्ज नामक पेड़ के छाल से अगर मैं बात करूं तो यह विशेष प्रकार के जो पौधे होते थे किस क्षेत्र में पाए जाते थे, तो जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल होते थे प्यारे साथियों, यह विशेष तौर पे ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे होते थे भुर्ज नामक पेड़, और उसकी छाल से तैयार किया जाता था भोजपत्र, और उस भोजपत्र पर लिखा जाता था, उसी को बोलते हैं पांडुलिपि। क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। ओके, उसके बाद पांडुलिपि के बारे, अतीत के बारे में हम पांडुलिपि से जान सकते हैं, हम अभिलेख से जान सकते हैं, शिलालेख से जान सकते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं तो इतने वर्षों में प्यार साथियों क्या पांडुलिपि रहेगा यार? पत्ता, ताड़ के पत्ता गल तो जाएगा ना, सड़ जाएगा, गल जाएगा, कुछ को चूहा तुहा खा जाएगा। तो इतने वर्षों में प्यार साथियों इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। किसने? कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं मेरे प्यारे साथियों। पांडुलिपियां की अगर मैं चर्चा करूं तो पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है मेरे प्यारे साथियों। कहां है आपको बताते हैं, देखिए पांडुलिपियां आखिर में लिखी जाती थी तो वह किस शब्दों में, किस भाषा में, किसके लिए उपयोग होता था,
क्यों लिखा जाता था? आप बताइए कमेंट में, बताइए। एनसीईआरटी पढ़ना है ना, तो यार देखिए हड़बड़ा के पढ़ना उचित नहीं है। अस्थिर से पढ़ाई कीजिए, मन तन से पढ़ाई कीजिए, आनंद लीजिए। अरे भाई आनंद लीजिए, तब पढ़ाई का आनंद लीजिए। तो प्यारे साथियों में अगर मैं आपको बता दूं कि पांडुलिपियां आज उपलब्ध है, तो ये प्राय पांडुलिपियां पांडुलिपियां की अगर मैं चर्चा करूं प्यारे साथियों, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं नोट में। पांडुलिपियां की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो पांडुलिपियां की अगर मैं बात करूं, पांडुलिपियां की अगर बात करूं, तो यह प्यारे साथियों प्रायः मंदिरों मंदिरों और विहारों विहारों से प्राप्त होती है। यह प्यारे साथियों मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद प्यारे साथियों में बात करूं, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, इन पुस्तकों में प्यारे साथियों, इन पुस्तकों में अगर मैं बात करूं, इन पुस्तकों में जो चर्चा मिलती है, चर्चा जो मिलती है, किसकी किसकी चर्चा मिलती है? देखिए, इन पुस्तकों में प्यारे साथियों धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों और मैं बात करूं राजाओं का जीवन, और मैं बात करूं औषधियों तथा विज्ञान आदि विषयों के बारे में चर्चा यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्यारे साथियों हमारे यहाँ, प्यारे साथियों, तो ये प्यारे साथियों पांडुलिपि में लिखी गई इतनी जानकारी हमें मिलती है। फिर मैं बात करूं प्यारे साथियों, इसके अलावा हमें जो अतीत के बारे में जानकारियां मिलती है, अतीत के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, उसके बाद प्यारे साथियों हमें महाकाव्य से फिर बात करते हैं, फिर बात करते हैं प्यारे साथियों कविताएं तथा नाटक से, है ना, नाटक से प्यारे साथियों अगर मैं चर्चा करूं कि अतीत के बारे में हमें पांडुलिपियां से चर्चा मिलती है, और पांडुलिपियां की अगर और मैं चर्चा करूं प्यारे साथियों, तो यह जो है प्राकृत और तमिल भाषा में प्यारे साथियों यह प्रकृतियां मिलती थी, प्रकृत और तमिल भाषा में। और मैं अगर प्रकृत की बात करूं, तो प्रकृत भाषा का प्रयोग प्यारे साथियों आम लोग प्रयोग करते थे। जी हाँ, अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों कि जो प्रकृत का जो भाषा है, जो प्रकृत भाषा का प्रयोग प्यारे साथियों आम लोग प्रयोग करते थे। देखिए, तो प्यारे साथियों पांडुलिपियों से आपको मैं बता दूं, तो पांडुलिपियां से आपको प्यारे साथियों क्वेश्चन देखने को मिलेंगी। अतीत के बारे में हमें जानकारी प्यारे साथियों लिखी गई पुस्तकों से प्राप्त होती है, अभिलेखों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो पांडुलिपियां की अगर बात करें, तो पांडुलिपियां कहां से प्राप्त हो सकती हैं? आपसे देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी क्लास का चैप्टर नंबर 1 का जो एमसीक्यू है, उसमें एमसीक्यू में पांडुलिपियां से क्वेश्चन है, और आप यहाँ अगर पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से बना लेंगे, मेरा वादा है। तो देखिएगा कि पांडुलिपियां प्यारे साथियों कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पांडुलिपियों के संदर्भ में विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1, पांडुलिपियां केवल मंदिरों से प्राप्त होता है। स्टेटमेंट नंबर 2, पांडुलिपियां
केवल प्रकृत भाषा में लिखा हुआ में मिलता है। स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों या भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तैयार भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती है। अब आपको इनमें से सही उत्तर देना है। आप बताइए 1, 2, 3 इनमें से कौन सा राइट आंसर है, कमेंट कीजिए। तो आपके पास यहाँ पांडुलिपि से संबंधित जितने फैक्ट बनते हैं प्यार साथियों, मैंने यहाँ पे लिखा, आप इसे नोट कर सकते थे शॉर्ट नोट्स में। तो देखिए, तो पांडुलिपि प्यार साथियों हमें प्राय मंदिरों और बिहारों से मिलता है। ओके, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, अगर प्रश्न में केवल का प्रयोग हो जाए, आंख मूंद के उसे गलत कर दीजिएगा। आंख मूंद के गलत, केवल नहीं, कुछ ना कुछ तो और होगा जरूर। केवल वाला प्रश्न गलत कर दीजिएगा, मेरा वादा है, वो गलत होगा। ठीक है, तो पांडुलिपियां प्यारे सत्य मंदिर और बिहारों से प्राप्त होता है। पांडुलिपि की अगर चर्चा कहाँ कहाँ मिलती है, तो पांडुलिपि के बारे में प्यार सत्य पांडुलिपिया में जो चर्चा मिलती है वह धार्मिक मान्यताओं के बारे में चर्चा मिलती है। धार्मिक मान्यताओं व उनके व्यवहारों के बारे में चर्चा मिलती है। राजाओं का जीवन के बारे में चर्चा मिलती है। किसमें? पांडुलिपि में। उन्हें प्यार सत्य औषधि तथा विज्ञान के कुछ विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पांडुलिपियों में केवल धार्मिक मान्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है? क्या पांडुलिपियों से केवल धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? जी नहीं, पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं व उनके व्यवहारों के साथ साथ राजाओं के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके साथ साथ प्यारे साथियों कुछ विज्ञान के बारे में, हमें विज्ञान के विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। उनके पास उसके बाद प्यारे साथियों हमें पांडुलिपियों से औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, पांडुलिपि पांडुलिपि एक ऐसा शब्द है, पांडुलिपि कहने का मतलब हुआ प्यारे साथियों जो अतीत में लिखी गई पुस्तकें हाथ से जो लिखी हुई मिलती थी, हाथ से, उसे पांडुलिपि कहते थे प्यारे साथियों। और पांडुलिपि के लिए प्यारे साथियों अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है वह प्यारे साथियों वह लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द प्यारे साथियों जो मेनू शब्द से निकला हुआ प्यारे साथियों। मेनू का अर्थ होता है हाथ, यानी हाथ से लिखा हुआ पुस्तकें को पांडुलिपियां कहते थे। पांडुलिपि प्यारे साथियों प्रायः ताड़पत्रों एवं भुर्ज नामक पेड़ की छाल से प्राप्त होता था, यानी कि उस पर लिखी हुई मिलती थी। ये प्राप्त कहां से होता था? तो प्यारे साथियों ताड़पत्रों एवं भुर्ज नामक पेड़ के छाल से, यानी कि विशेष तैयार किया जाता था भोजपत्र। उस भोजपत्र पर प्यारे साथियों पांडुलिपियां लिखी हुई मिलती थी, यानी कि उस पे लिखा जाता था हाथ से। उसी को पांडुलिपियां कहते थे। उसी को क्या कहते थे? पांडुलिपियां। और वो पांडुलिपियां प्यारे साथियों पांडुलिपियां प्रायः मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है। प्रायः मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है। और पांडुलिपिया में प्यारे साथियों पांडुलिपिया वह प्राकृत और तमिल भाषा में लिखा हुआ मिलता था। प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी हुई मिलती है। और प्राकृत भाषा का प्रयोग प्यारे साथियों आम लोगों के लिए किया जाता था। ठीक है, और मैं बता दूं पांडुलिपिया में चर्चा प्यारे साथियों धार्मिक मान्यताओं व उनके व्यवहार के बारे में हमें चर्चा मिलती है। पांडुलिपिया से हमें जानकारी मिलती है धार्मिक मान्यताओं और उनके व्यवहार। राजाओं के जीवन के बारे में हमें पांडुलिपिया से जानकारी मिलती है। औषधियों के बारे में हमें पांडुलिपिया से जानकारी मिलती है। विज्ञान के कुछ विषयों के बारे में हमें पांडुलिपिया से जानकारी मिलती है। तो पांडुलिपिया हमें इतनी जानकारियां देती है। तो पांडुलिपिया से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं ना। ओके, तो अतीत के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक पांडुलिपि है। चलिए ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप पांडुलिपि से संबंधित प्रश्न को हल कर लेंगे और पांडुलिपि के बारे में आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे। अब बात करते हैं, तो पांडुलिपियां प्यारे साथियों प्राकृतिक और तमिल भाषा में लिखी हुई मिलती थी। और यह प्राकृतिक जो भाषा है वह सिर्फ आम लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और पांडुलिपि के साथ साथ महाकाव्य से भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं और कविता तथा नाटक से भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। ओके, क्या यह वीडियो आपको पसंद आया? चलिए, अगर क्लास को आप आनंद ले रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट करेंगे, लाइक शेयर ठोक कर करें। आइए बात करते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट हेडलाइन क्या है, आइए बात करते हैं। इसके बाद प्यारे साथियों अतीत के बारे में जान रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा अतीत के बारे में कैसे जाने। तो सबसे पहले प्यारे साथियों हम लोगों ने देखा कि अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अतीत के बारे में हमने देखा एक
प्राचीन समय की लिखी हुई पुस्तकों को ले लो, जो हाथ से लिखा हुआ है उसे पांडुलिपि कहेंगे। पांडुलिपि प्रकृत और तमिल भाषा में लिखा हुआ मिलता है। पांडुलिपि से हमें धार्मिक धार्मिक मान्यताओं व उनके व्यवहार के बारे में जानकारी मिलता है। पांडुलिपि से हमें राजाओं के जीवन के बारे में जानकारी मिलता है। पांडुलिपि से हमें औषधियों के बारे में जानकारी मिलता है। पांडुलिपि से हमें विज्ञान के कुछ विषयों के बारे में जानकारी मिलता है ना। पांडुलिपि भोजपत्र या ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई मिलती है। भोजपत्र प्राप्त कहां से होता था? तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष विशेष छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखा हुआ मिलता था। वह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। प्यार साथियों, भुर्ज नामक पेड़ हिमालय क्षेत्र के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेख के बारे में आप जान सकते हैं। अभिलेख क्या प्यार साथियों? अभिलेख, आइए तो फिर हम अभिलेख से हम जान सकते हैं। अभिलेख की अगर हम बात करें तो हम अभिलेख का अध्ययन करके अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे लेख हम अब अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते थे। ये जो अभिलेख होते थे प्यारे साथियों, यह लिखे होते थे किस पर? यह किस पर लिखे हुए होते थे? ये किस पर लिखे हुए होते थे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे साथियों, यह पत्थर अथवा धातु पर, यह जो होता था अभिलेख जो होता था पत्थर अथवा धातु पर आपको लिखे हुए मिलते थे। पत्थर अथवा धातु पर लिखे हुए मिलते थे, या फिर प्यारे साथियों खुदवाया हुआ मिलता था, है ना। उत्कीर्ण करवाया हुआ मिलता था। उत्कीर्ण करवाया हुआ आपको मिलता होगा प्यारे साथियों। इसी को आप खुदवाया हुआ बोल सकते हैं। खुदवाया हुआ बोल सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अभिलेख जो है प्यारे साथियों, एक मिनट, अभिलेख जो लिखा हुआ होता था, अभिलेख की बात अगर बात करें तो देखो, मान लो एक कठोर सतह है, पत्थर है, ठीक है। तो इसी प्यारे साथियों छेनी हथौड़े से खोद कर प्यारे साथियों इस पर लिखा जाता था। इस पर क्या होता था? लिखा जाता था। तो या तो यह धातु रहेगा, या फिर यह पत्थर रहेगा, या कठोर पत्थर रहेगा। तो इन दोनों पर ही अभिलेख लिखे जाते थे। यानी कि खोद कर लिखे जाते थे, उत्कीर्ण किए जाते थे इस पर, जो यह लंबे समय तक याद रहे, लंबे समय तक इसकी पहचान रहे। इससे प्यार साथियों हमें अभिलेख से हमें प्यार साथियों राजाओं के बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। राजा रानियों के बारे में जानकारी मिलती है, राजा के नियम के बारे में जानकारी मिलती है, राजा की प्रजा के बारे में जानकारी मिलती है, राजाओं के विजय और हार के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख के द्वारा हम सब कुछ जान सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। प्यारे साथियों, जो राजा हुआ करते थे, जो राजा या शासक होते थे प्यारे साथियों, राजा या शासक जो हुआ करते थे प्यारे साथियों, वह इसी अभिलेख पर उत्कीर्ण करवाते थे अपनी हार का, अपने विजय का, अपने नियम का, अपने कानून का, इस पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इसे उनका पालन कर सके, उन्हें देख सके, पढ़ सके, समझ सके। ठीक है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं प्यारे साथियों, कुछ ऐसे अभिलेख भी मिले हैं जिनमें प्यारे साथियों, जिनमें राजा का भी उल्लेख हो, रानियां का भी उल्लेख हो। राजा रानियां स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण का भी उल्लेख करवाया हो। कुछ ऐसे भी अभिलेख मिले हैं जिनमें स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण करवाया हो, राजा रानी अपने कार्यों का विवरण करवाया हो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं बता दूं, शासक
अधिकतर मैं बात करूं तो शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अधिकतर प्यारे साथियों जो अभिलेख होता था ना, जो अभिलेख होता था, इसमें प्यारे साथियों जो राजा होते थे, जो राजा होते थे अपने विजय के बारे में, अपने विजय के बारे में लेखा जोखा रखा करते थे इस अभिलेख में, इस अभिलेख में। तो ऐसे लेख, अभिलेख, 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 ऐसे लेख जो जो कठोर सतह पर या धातु पर या पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते थे, खुदवाए जाते थे, उससे अभिलेख कहते हैं। और इसके लाभ क्या क्या थे प्यारे साथियों, तो हम इस अभिलेख से राजा के बारे में, उसकी क्या बोलता है, उसके जो शासन के बारे में, उनके बारे में हम अच्छे तरीके से जान सकते हैं। इस अभिलेख के द्वारा हम राजा के नियमों के बारे में जान सकते हैं, राजा की प्रजा के बारे में जान सकते हैं, राजा की हार विजय के बारे में जान सकते हैं, राजा के कार्यों के बारे में जान सकते हैं, राजा रानियों के अपने कार्य के विवरण के बारे में जान सकते हैं। हम राजा की सभी प्रकार की चीजों को जान सकते हैं इस अभिलेख में। तो अभिलेख हमें इतनी सारी जानकारी देती है। तो हम अतीत में जानने के लिए प्यारे साथियों हम सबसे पहले नंबर पांडुलिपियों का उपयोग किए, काव्य महाभारत पुराण का उपयोग किए, नाटक संगीत का उपयोग किए, अभिलेख का उपयोग किए। इन सभी का उपयोग करके हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। आपसे प्रश्न है प्यारे साथियों, क्या आप बता सकते हैं इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई थी। अन्य कई भी वस्तुएं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई थी। वैसे ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति, जो अनेक प्रकार के वस्तुओं को जो अध्ययन करते थे, ऐसे वस्तुओं को अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। क्या कहलाता था? पुरातत्वविद। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर, आज अगर मैं आपसे पूछूं तो अभिलेख जो है प्यारे, तो लगभग जो अगर मैं बात करूं तो 2250 वर्ष पुराना, मैं अभी एक अभिलेख के बारे में बता रहा हूं। 2250 वर्ष पुराना अभिलेख जो है, अभिलेख एक अभिलेख है। अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। एक वर्तमान में प्यारे साथियों अफगानिस्तान के, कहां? अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, 2250 वर्ष पुराना। ठीक है। यह अभिलेख अशोक नाम शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अभी वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वह 2250 वर्ष पुराना है और वह अभिलेख अशोक नाम के शासक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया है। ठीक है। इस शासक के विषय में हम 7वीं क्लास में तो पढ़ेंगे ही। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। देखो प्यारे साथियों, अगर आपको बता दूं कि जब हम कुछ लिखते हैं, अब हम जो लिख रहे हैं, जो मैं बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं, पेन का उपयोग जो मैं कर रहा हूं प्यारे साथियों, जब हम कुछ लिखते हैं, देखिए, अगर हम कुछ लिखते हैं तब हम क्या करते हैं जानते हैं? अगर हम कुछ लिखते हैं प्यारे साथियों तब हम क्या करते हैं? तब हम लिपि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों? हम लिपि का प्रयोग करते हैं। हम लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर हम कुछ भी लिखते हैं तब हम लिपि का प्रयोग करते हैं। किसका? लिपि का। और लिपियां अक्षर अथवा संकेतों से बनी होती है। अगर जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर हम कुछ बोल रहे हैं या पढ़ रहे होते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो लिपि और भाषा में आसमान जमीन का अंतर है। तो आप लोग पता है कि लिपि और भाषा में अंतर क्या होता है कि जब हम कुछ लिखते हैं तब हम लिपियों का प्रयोग करते हैं। लिपियां में अक्षर और संकेत का उपयोग किया जाता है। जब हम बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका? भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा आरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में मिला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे साथियों, अभी वर्तमान में अभिलेख जो है अफगानिस्तान के कंधार से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वह अशोक नामक शासक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख
यूनानी तथा आरामाई की लिपि में प्राप्त हुआ है, जो कि 2250 वर्ष पुराना है। ओके, लिपि की बात करते हैं। अगर हम कुछ लिखते हैं तब उसे हम लिपि में प्रयोग करते हैं। लिपियां में अक्षर और संकेत होते हैं। अगर हम भाषा की बात करते हैं तब हम अगर कुछ बोलते हैं या कुछ पढ़ते हैं उसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं क्लास को एंड करने वाला हूं। तो आज के लास्ट क्वेश्चन आपसे है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बताना है आपको कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लिखवाने के क्या लाभ थे। अगर आपको पता है तो बताइए कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या क्या लाभ होते थे। इनके लाभ के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। इनके लाभ के बारे में आपको बताना होगा मेरे प्यारे साथियों। कल हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे साथियों अस्तित्व के बारे के बारे कुछ और जानकारी कल हम ले लेंगे। कल हमारे यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल हमारा यह चैप्टर खत्म हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो आज पार्ट 2 है। मैंने कल की क्लास में पार्ट 1 को मैं नेक्स्ट वाले क्लास में मैं पढ़ा दिया था, प्लीज आप उसे देख लेंगे पहले वाले क्लास में। तो कल हम बात करने वाले हैं पुरातत्वविद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास को यही समाप्त करते हैं प्यारे साथियों। अगर सेशन अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।